आज हम बात करने जा रहे हैं धारा 144 पर। यह धारा क्या होती है, क्यों इसे प्रभाव में लाया जाता है, कब इसे लागू किया जाता है, ये सब हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, सीआरपीसी की धारा 144 क्या है, समझना चाहेंगे आपसे। जी, एक प्रिवेंटिव मेजर है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश होते हैं, उपखंड मैजिस्ट्रेट होते हैं या कार्यपालक मैजिस्ट्रेट होते हैं, तो ये मैजिस्ट्रेट को जब आभास होता है कि इस क्षेत्र में एक सेंसिटिव माहौल बन गया है कि यहाँ पे रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, एक प्रिवेंटिव मेजर रखना जरूरी है कि दंगे फसाद होने के चांसेस है या अन्य कोई स्थिति है जिससे ह्यूमन लाइफ हैम्पर होती है या हेल्थ और सेफ्टी जिससे लोगों की हैम्पर होती है, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 144 जो है वो लागू की जाती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक फैमिली पिकनिक प्लान कर रहे हैं और आपको उस फैमिली पिकनिक में आपको बाहर जाना है, मौसम का आनंद उठाना है, लेकिन उसी वक्त न्यूज आती है कि आंधी तूफान आने की संभावना है, एक तूफान आने की संभावना है। वैसी परिस्थिति में सरकार आपको बोल देती है कि आप ये प्लान को कैंसिल कर दें और आप अपने घर में रहें। तो ये एक प्रिवेंट करने के लिए, आप किसी मुसीबत में ना पड़े, इसके लिए एक प्रिवेंटिव प्रोविजन है। इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल में कोविड-19 का टाइम आप याद कर सकते हैं कि उस समय जगह जगह पे धारा 144 लागू की गई थी, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण से फैलता था, तो संक्रमण ना हो किसी अन्य व्यक्ति को, इसके लिए जो लोगों का जो जमावड़ा है उसको रोकने के लिए धारा 144 जगह जगह पे देश भर में लागू किया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है और जिसपे आज हम डिस्कस करेंगे। जी, ये धारा लगाई क्यों जाती है, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब ये लागू हो जाता है कि अब धारा 144 प्रभावी होगी। जी, जैसे ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी या फिर किसी इंसान को खतरा या लोगों का दंगा फसाद या ऐसे कोई मामले होते हैं जिससे पब्लिक पीस और ऑर्डर जो है, ट्रैंक्विलिटी जो है वो अफेक्ट होती है, कि जिसमें मतलब जिसमें कंट्रोल पहले से कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी स्थितियों में ये धारा 144 है जो लागू की जाती है। जी अमित। जी मैम, धारा 144 के तहत भी कुछ नियम बनाए होंगे जो जनता को पालन करने आवश्यक होंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से नियम हैं जो धारा 144 के तहत आते हैं और आम जनता को मानना आवश्यक है। जी, जैसे 4 लोगों से अधिक एक जगह पे जमा नहीं हो सकते हैं, या हथियार, जिनके पास लाइसेंस है वो हथियार वैसे जनरली कैरी कर सकते हैं, लेकिन 144 के दौरान हथियार वो कैरी ना करें, ये एक प्रोविजन इसमें हो सकता है। उसके बाद जुलूस, रैलियां या फिर सार्वजनिक सभा इस टाइम पे ना आप गठित करें या ना इसको मतलब इफेक्ट में लाएं, ये एक प्रोविजन हो सकता है। किसी एक निर्दिष्ट जगह है जहां आवाजाही बंद की जा सकती है, जैसे सेंसिटिव इलाका है, ऐसी जगह पे कि जहां दंगे फसाद रेगुलर बेसिस पे होते हैं, उस एरिया में ना जाया जाए। कोविड-19 के टाइम में जहां संक्रमण ज्यादा फैल गया है वहां जाने से निषेध कर दिया गया था। उसी तरीके से इस तरीके की कुछ नियमावली होती है जो सिचुएशन के साथ, टाइम के साथ और परिस्थिति के अनुसार वो वैरी करती है जगह जगह पे। जी अमित। बिल्कुल मैम, हम आपसे एग्जांपल्स भी जानना चाहेंगे कि हाल ही में धारा 144 कब लागू की गई है, कुछ उदाहरण भी आप जरूर दें। जी, आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख ले। 2021-2022 का जो वर्ष था, ये पूरे एक वर्ष में 6100 बार दिल्ली की जैसी जगह में 6100 बार 144 लागू किया गया था, जिसमें हमारे उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे यूयू ललित जी, उन्होंने बोला था कि हमारे पूरे 40 साल के करियर में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक ही जगह में इतनी बार धारा 144 लागू की जाए। आतिक अहमद का एग्जाम्पल आप देखेंगे कि वो गैंगस्टर हुआ करता था, फिर पॉलिटिशियन बन गया और उसके जब हत्या हुई थी जब उसकी, तो उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सेंसिटिव जगह थी जहां पे 144 लागू कर दी गई थी। उदयपुर में जब एक दर्जी की हत्या कर दी गई थी, जो बहुत ही ज्यादा एक पब्लिक को डरा देने वाली वो घटना थी, वैसी परिस्थिति में भी कुछ इधर उधर ना हो, सेंसिटिविटी को समझते हुए धारा 144 लागू की गई थी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे अमित जिसमें लागू किया गया था धारा 144। जी, तो काफी ऐसे बड़े मौके आए जब धारा 144 को लागू किया गया था और उदाहरण के माध्यम से मैम ने समझाया। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धारा 144 से जुड़े कुछ ऐतिहासिक मामले कानून क्या हैं? जी, मधुलिमा वर्सेस सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ये केस हुआ था 1970 में,
जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, 7 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, जिसमें बोला गया था कि 144 एक राइट तो देता है कि कोई मैजिस्ट्रेट अनलिमिटेड पावर उसमें एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन उसमें एक ये होता है दुरुपयोग का खतरा जरूर होता है, लेकिन ये असंवैधानिक आप घोषित नहीं कर सकते। अगर 144 ऐसी महत्वपूर्ण धारा नहीं रहेगी तो पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए भले ही इसको आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको आप पूरी तरीके से खंडित नहीं कर सकते, ऐसा इस न्यायपीठ ने डिसाइड किया था इस केस में। उसी प्रकार से इसको रिट जुरिस्डिक्शन के परव्यू में लाया गया था कि अगर धारा 144 लागू होती है और हमारे कोई मौलिक अधिकार उसमें हैम्पर होते हैं तो हम रिट के माध्यम से हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकार मांग सकते हैं कि हमारी ये राइट वायलेट हुए हैं, तो हमें उसका रिलीफ दिया जाए। तो इस प्रकार से कुछ ऐतिहासिक मामले थे जिसमें धारा 144 को डिस्कस किया गया था। जी, आमतौर पर तो इसे कभी लगाया ही जाता है ताकि जो पब्लिक सेफ्टी है वो बनी रहे, लेकिन चुनाव की अगर हम बात करें तो काफी संवेदनशील होते हैं चुनाव। इस दौरान कैसी स्थितियां निर्मित होती है जब इस धारा को लगाया जाता है? जी, चुनाव के मौके पे आप जनरली देखेंगे कि बूथ कैप्चरिंग की जाती है। बिहार में ऐसा रिसेंटली देखा गया है कि बूथ कैप्चरिंग करके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। उसी प्रकार से तोड़फोड़ की जाती है इलेक्शन का जब मौका होता है तो, या जो आर्म्ड क्लैशेस होते हैं, वो राइट्स होते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स सब आपस में झड़प हो जाती है, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है। और किडनैपिंग भी हो सकती है, असॉल्ट भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का अपराध हो सकता है। इलेक्शन क्योंकि बहुत ही एक सेंसिटिव टाइम होता है, तो ऐसी परिस्थिति में 144 का बहुत ज्यादा बड़ा महत्व हो जाता है। सेंसिटिव एरियाज में 144 लागू करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। साथ ही साथ जैसे कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं कि इस प्रकार के पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं जिस परिस्थिति में भी 144 का लागू होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जी अमित, बिल्कुल। और जब ये चुनाव के समय में लागू की जाती है तो कुछ चुनौतियां भी जरूर सामने आती होंगी इसे लागू करने में, वो चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं? जी, जब आप चुनौतियों की बात करेंगे तो कुछ लोगों के पॉलिटिकल राइट्स होते हैं कि हमें जैसे अगर 144 लागू कर दिया गया है तो बहुत ही मॉनिटर किया जाता है कि आप वोट इस प्रकार से देंगे, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आप इस जगह पे नहीं घूम सकते। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। पब्लिक गैदरिंग आप नहीं कर पाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसी चुनौतियां होती हैं, लोगों के बीच में भय का माहौल भी डेवलप हो सकता है। तो काफी सारे चैलेंजेस होते हैं कि क्या हम जाए वोट करने, क्या हम नहीं जाए वोट करने, एक भय का माहौल हो जाता है। एक डेमोक्रेटिक उनकी लोगों की राइट होती है कि हम वोट डालने जाएं, वो भी उसमें भी लोग झिझकते हैं कि भाई यहाँ दंगे फसाद हो सकते हैं तो हमें यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं। जी जी मैम, और धारा 144 का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अगर हम बात करें तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका? जी, जैसे आप देखते हैं निष्पक्ष चुनाव का हमारा अधिकार है कि हमारे वोट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। 144 में आप रैलियां देखेंगे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ रैलियां करती है और अगर हमें ऑब्स्ट्रक्ट करती है कि आप इनको वोट नहीं दीजिए, आप इनको वोट दीजिए, तो इस प्रकार का जब माहौल क्रिएट हो जाता है तो वोट डालने में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। लोकतंत्र में वही होता है कि जनता जो है अपने पसंद के पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकती है। तो 144 का जो भय का माहौल हो जाता है जनता के बीच में, जिसकी वजह से ये हैम्पर हो सकता है। तो ये एक चैलेंजेस है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको निर्भीक रहना है, अपनी व्यवस्था पे, अपनी न्याय प्रणाली पे विश्वास रखना है और ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली अपना वोट कास्ट करने जाना है। जी बिल्कुल, तो आपको डरना नहीं है, निर्भीक रहना है, क्योंकि आप स्वतंत्र रह सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके क्षेत्र में धारा लागू है तो कुछ नियम आपके लिए बनाए गए हैं और वो आपकी ही सुरक्षा के लिए हैं, तो जरूर इनका पालन आपको करना है। अक्सर देखा जाता है मैम कि जब भी कोई धारा लागू होती है तो लोगों को कुछ परेशानियां भी होती है और कई बार कोर्ट भी उस पर स्वतः संज्ञान लेता है। कोर्ट की टिप्पणियां हम लगातार देखते हैं, कुछ मामलों में आती है, लेकिन क्या धारा 144 के संबंध में कोर्ट ने भी अपनी राय रखी है, कोई बात कही है, खासकर अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करें? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे 144 में अनलिमिटेड पावर मिल जाती है मैजिस्ट्रेट को, तो वो अनलिमिटेड पावर में अरेस्ट भी किया जाता था पहले, लेकिन अब ये उच्चतम न्यायालय ने ये डिसाइड किया है कि इसमें आप बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी कि भाई ये पर्सन जैसे कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसका इतिहास रहा है कि वो जनरली उपद्रव मचाता है ऐसी सिचुएशन में, पुलिस वालों को सब पता रहता है, तो वो एक बॉन्ड निष्पादित करा ले उस व्यक्ति से और उसे सिक्योरिटी ले ले
कि आप ऐसा करेंगे तो आपको इस प्रकार का हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। सेकेंडली ये बोला था कि 144 का अगर कोई एप्लीकेशन आता है किसी मैजिस्ट्रेट के पास, वो 3 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन पे डिसीजन ले। इस प्रकार के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी रहे हैं। साथ ही साथ ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, रेट्रीब्यूटिव मेजर नहीं है, यानी कि ये आपको दंगा फसाद करने से रोकने के लिए ये प्रावधान है, ना कि किसी अदर पार्टी से बदला लेने के लिए, किसी व्यक्ति से रेट्रीब्यूशन यानी बदला लेने के लिए ये प्रावधान को नहीं बनाया गया। इसको बस प्रिवेंटिव बनाया गया, इसको प्रिवेंटिव ही रहने दिया जाए, इसमें अरेस्ट ना किया जाए, बॉन्ड भले ही आप भरवा लीजिए। तो इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं जो काफी समय से डेवलप होते होते अभी इस स्टेज पे हैं। जी अमित। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका अभी तक डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे कि सिमरन मैम बता रही हैं। और मैम, जैसे कि हमने हर बार देखा है कि जब भी कोई कानून आता है उसे लागू करना इतना आसान नहीं होता है। प्रशासनिक बॉडी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कठिनाइयां इसमें आती हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर जब धारा 144 को लागू किया जाता है तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या कुछ कठिनाइयां आती हैं? जी, खतरा तो क्योंकि लगातार बना रहता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जो जिनके पास पावर है या जिनके पास साधन है वो ऐसी सिचुएशन में, एक जब पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है या 144 की सिचुएशन हो रही है तो उसमें एक एप्रीहेंडेड डेंजर होता है कि हाँ कब कैसा खतरा आ जाए, वैसी सिचुएशन रहती है। साथ ही साथ एक न्यूसेंस का खतरा होता है कि तोड़ फोड़ का, पब्लिक प्रॉपर्टी के हैम्पर होने का खतरा रहता है। और इसमें एक और है कि मैजिस्ट्रेट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी विवेकाधिकार है। मैजिस्ट्रेट अपने विवेक पे इसमें ऐसे मामलों में डिसीजन ले सकता है कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ खतरा हो रहा है, उसको रोकना है, तो मुझे वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। मैजिस्ट्रेट के पास अनलिमिटेड विवेक है, जिसमें रिवीजन भी अगर आप फाइल करेंगे तो मैजिस्ट्रेट स्वयं उसको सुनेगा। तो इसके लिए बहुत सारे इसमें चैलेंजेस होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पोटेंशियल है एक मिसयूज होने का इस धारा का। लेकिन वही आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक जजमेंट में बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया था, अभी स्वीकृति दी थी कि हाँ पोटेंशियल तो है मिसयूज होने का, लेकिन ये पूरी तरीके से आप वायलेट नहीं कर सकते, आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकते। जी अमित। बिल्कुल। एक सवाल ये भी जहन में आता है कि धारा 144 जो है वो कहीं ना कहीं कर्फ्यू और आचार संहिता से बहुत मिलती जुलती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि इन तीनों के बीच में आदर्श आचार संहिता की हम बात करें, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, कर्फ्यू और धारा 144, एक बुनियादी जो डिफरेंस है, एक अंतर है, वो क्या होता है? और क्या तीनों के जो नियम कायदे हैं इनमें कोई समानता भी देखी गई है? जी, पहले हम आचार संहिता की बात करेंगे, मॉरल कंडक्ट की बात करेंगे। तो ये आचार संहिता प्रोहिबिट करती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ रूल्स बनाती है जो कि आप कानूनन तौर पे एनफोर्स तो नहीं करा सकते, लेकिन ये एक गाइडलाइन है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है इसमें डिसाइड करने का कि अगर आप कैंपेन्स अगर आप लगा रहे हैं तो वो आप किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में ना लगाएं। अगर इस प्रकार से ये एक गाइडलाइन है। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज ना करें। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप इंडिपेंडेंटली भले ही आप अपना प्रचार प्रसार करें, जो करना है आप करें, आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज ना करें। ये एक चीज होती है। दूसरी बात, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को इन्फ्रिंज करती है तो इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस जारी कर सकती है, उन्हें वार्निंग दे सकती है, कुछ समय के लिए कैंपेन करने के लिए बार कर सकती है कि आप कुछ समय तक कैंपेन ना करें, या पूरी तरीके से उनका नॉमिनेशन ही हटा सकती है। ये पूरा का पूरा विवेकाधिकार इलेक्शन कमीशन को होता है। तो आचार संहिता बस एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को ये फॉलो करना होता है कि आप इलेक्शन के टाइम पे अपना कैंपेन किस प्रकार से आप प्रोसेशन करें। साथ ही साथ इसमें एक केस देखा गया है, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। ये केस में ये बोला गया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में कोई ऐसा वादा करती है जो जिसको बोल सकते हैं फ्रीबीज, कि भाई हम मुफ्त में ये चीजें करेंगे, तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। इस केस में बोला गया है कि अगर मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ ऑफर करना ही है तो कुछ रीजनेबल रैशनेबल चीज आप, कुछ जो समझ आए वैसी चीज आप उसमें अपने मैनिफेस्टो में दे। तो इस प्रकार से आचार संहिता का प्रोविजन होता है। साथ ही साथ 144 के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि कुछ सेंसिटिव मामले होते हैं, कुछ सेंसिटिव जगह होते हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए आचार संहिता 144 लाया जाता है। साथ ही साथ कर्फ्यू एक पूरा ही फुल मेजर होता है कि जहां पूरी तरीके से सीवियर ब्रेकडाउन हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर का। जब ब्रेकडाउन हो जाता है
तब वैसी सिचुएशन में कर्फ्यू लागू किया जाता है। दे इन्वॉल्व कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स। आप इतने से इतने समय तक आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो इस प्रकार से कर्फ्यू का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो एक है प्रिवेंटिव मेजर धारा 144, आचार संहिता है, रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन जिसमें आपको अपना जो कैंपेन है वो कैरी आउट करना है, और कर्फ्यू जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अब इसमें हमें पूरी तरीके से कंट्रोल लाने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे, तो वो सिचुएशन में कर्फ्यू काम आता है। तो इस प्रकार से रूल्स है अमित। बिल्कुल, और आचार संहिता जो कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहती है, प्रभाव में रहती है। कर्फ्यू जब तक स्थिति नियंत्रित नहीं हो जाती तब तक लागू रहती है। लेकिन धारा 144 की बात करें मैम, तो इसके तहत जब कोई आदेश मिलता है तो कितने समय तक ये लागू रह सकता है? क्या कोई समय सीमा है? जी, ये जब एक बार लागू होता है धारा 144 तो 2 महीने तक मैक्सिमम लागू रह सकता है। लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो उसको 6 महीने तक उस समयावधि को एक्सटेंड कर सकती है हमें। और अगर हम बात करें आर्म्स की, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई हथियार है, जो चाकू भी अगर 6 इंच से बड़ा है तो वो भी आर्म्स में आता है, तो जब अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर के जाता है तो उसमें 144A का प्रावधान है। तो 144A में ये कहा जाता है कि आपको 3 महीने तक का इसमें इन्फोर्समेंट टाइम है, जिसको एक्सटेंड करके स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने तक का कर सकती है। तो ये समयावधि है। जी अमृत। बिल्कुल, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अगर कोई किसी और तरह से इस धारा का उल्लंघन करता है तो किस तरह का दंड कानून में उसके लिए है? जी, जब हम ये 144 की बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे फाइन का प्रोविजंस है कि आप इसमें फाइन करें। इसमें अगर इंक्वायरी बैठेगी, इवन क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं आपके खिलाफ में, तो उस प्रकार से ये कार्यवाही लगती है, कार्यवाही चलती है हमें। इसमें आप उल्लंघन करेंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसमें संज्ञान लेंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रोसीड कर सकते हैं, जो कि क्रिमिनल प्रकृति के होंगे। जी अमित। जी मैम, धारा 144 की आलोचनाएं क्या है? किस तरह का क्रिटिसिज्म इसके लिए देखने को मिला है? जी, इसमें एक्सेसिव पावर दिया जाता है कि आप एक लॉ को या एक जगह को नियंत्रण करने के लिए एक्सक्लूसिव, कोविड-19 का एग्जांपल आप ले ले कि उसमें लाठी चार्ज किया जा रहा था कई लोगों पे जब वो घर से बाहर निकल रहे थे, तो ये काइंड ऑफ मिसयूज ही तो है। अगर एक व्यक्ति घर से बाहर किसी जरूरी सामान के लिए भी निकल रहा था तो ऐसे केसेस देखे गए थे कि जहां पे पुलिस लाठी चार्ज कर दे रही थी, उनको पकड़ करके डिटेन कर ले रही थी, और इस तरीके से बहुत सारे मिसयूज देखे गए थे उस टाइम पे। क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 144 का, तो ये एग्जाम्पल मैं देना चाह रही हूँ। दूसरी बात, अगर कहीं पे उपद्रव होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो सस्पेक्टेड पर्सन, अगर सस्पेक्टेड पर्सन ने कुछ गलत ना भी किया हो तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उसको चार्जेस, उसको पनिशमेंट दे दिया जाता है, या उसके खिलाफ में प्रकरण चल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में काफी ज्यादा इसकी आलोचना की जाती है, और आलोचना होने लायक भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिस वजह से आलोचना की जाती है। और अगर आलोचना ना हो तो फिर ये मिसयूज कैरी ऑन होता रहेगा। तो अधिकारियों को भी ये समझना होगा कि किस हद तक वो एक पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। आप उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आलोचनाएं हैं अमित। बिल्कुल मैम, जो आमजन है अगर वो उल्लंघन करें तो कार्रवाई होती है, उन्हें दंड भी मिलता है। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इसे लागू करवाने की, पालन कराने की, अगर वही अपनी पावर्स का मिसयूज करें तो उनके खिलाफ भी क्या कोई एक्शन हो सकता है? जी डेफिनेटली। अगर आपको पता है डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस प्रकार की हरकत की है तो उनके आदेश के खिलाफ में आप रिट डेफिनेटली दायर कर सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं कि एज अ कॉमन पर्सन मैंने ये चीजें फेस की है। तो उसमें डेफिनेटली हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, उसमें इंक्वायरी बैठती है, और इंक्वायरी बैठने के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलती है, और उसके बाद फिर फैसला भी किया जाता है जिसमें रिलीफ भी प्रोवाइड की जाती है। जी अमित। बिल्कुल, तो कानून सबके लिए एक बराबर होता है, और आज हमने लीगल लिटरेसी में जाना कि धारा 144 क्या है, इसे कब लागू किया जाता है, किस तरह की चुनौतियां इसे लागू करने पर आती हैं। हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें इस विषय पर जानकारी दी। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।